Hi friends, you are very most welcome on यूनिक स्टडी विद अजय। दोस्तों, इस चैनल के ऊपर मैं नेट जार फर्स्ट पेपर और ज्योग्राफी दोनों ही बिल्कुल सिस्टमेटिक ढंग से क्लासेस चला रखा हूँ। तो आप मेरी सभी क्लासेस ज्वाइन कर सकते हो जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेंगे। देखो, हम बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट बात करते हैं यहाँ पर। सबसे पहले कि मैं यहाँ पर ज्योग्राफी और फर्स्ट पेपर दोनों की क्लासेस चला रखा हूँ। सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है। उसके बाद यहाँ पर मैं रेगुलर एग्जाम के लेवल के ज्योग्राफी और फर्स्ट पेपर की रेगुलर प्रैक्टिस क्वेश्चन सॉल्व करवाता हूँ विद फुल डिस्क्रिप्शन। और यदि आपको इन सभी क्वेश्चंस की पीडीएफ लेनी है तो ये है मेरे व्हाट्सएप नंबर, जिनके ऊपर आपको मेरे से कांटेक्ट करना पड़ेगा। आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हो, मेरे से डायरेक्टली चैट कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। ये है मेरे व्हाट्सएप नंबर। उसके बाद यहाँ पर मैं जो फर्स्ट पेपर है और ज्योग्राफी दोनों डेस्क्रिप्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों टाइप से पढ़ा रहा हूँ। आप डेस्क्रिप्टिव टाइप से भी ज्योग्राफी पढ़ सकते हो, ऑब्जेक्टिव टाइप से भी, और फर्स्ट पेपर भी दोनों तरीके से पढ़ सकते हो आप मेरा। इसके अलावा आप यदि असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हो, कॉलेज लेक्चरर की तैयारी कर रहे हो, स्कूल लेक्चरर की तैयारी कर रहे हो, टीजीटी की तैयारी कर रहे हो, या पीजीटी की तैयारी कर रहे हो, या फिर नेट जेआरएफ की प्रिपरेशन कर रहे हो, या फिर सेट की, इन सभी एग्जाम्स की यदि आप ज्योग्राफी से तैयारी कर रहे हो तो उसके लिए मैं एक व्हाट्सएप ग्रुप बना रखा हूँ। आप मेरे उस व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हो सकते हो, जिसका चार्ज लगेगा आपके। वहाँ पर मैं इस एग्जाम के पर्पज से बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक्स डाला करूँगा। इसके अलावा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करवाया करूँगा। तो आप मेरे इस व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हो सकते हो, जिसके कॉन्टैक्ट नंबर आपको दिख रहे हैं 7891350470। बिल्कुल इसी तरीके से यदि आप नेट जेआरएफ की प्रिपरेशन कर रहे हो, सेट के एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो और आपको लगता है कि हमें फर्स्ट पेपर में बहुत शानदार वाला स्कोर करना है, तो आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ सकते हो। 7891350470 ये मेरे व्हाट्सएप नंबर है। ध्यान रखना, मेरे जो दोनों व्हाट्सएप ग्रुप हैं उनका टारगेट है कि आपका 75% प्लस का स्कोर हो। मैं 2 रूल फॉलो करता हूँ। फर्स्ट, पहले एग्जाम पास करो, नॉलेज तो जिंदगी भर बढ़ाते रहोगे। सिलेक्टेड कंटेंट पढ़ोगे तो एग्जाम टॉप करोगे, और अनसेलेक्टेड कंटेंट पढ़ोगे तो एग्जाम फेल करोगे। ऑलवेज रिमेंबर 2 स्टेटमेंट, देन यू विल डू एवरीथिंग, यू कैन डू एवरीथिंग टू वेरी सिंपल वे। ओके, तो ये पीडीएफ मैंने अपने व्हाट्सएप ग्रुप में अपलोड की थी पहले, उसमें मैंने डिस्क्रिप्शन भी अपलोड किया था। तो आप सबसे पहले हम बात करते हैं। हमारी इस पीडीएफ में टोटल 10 क्वेश्चन है, आपको 10 मिनट में सॉल्व करने हैं। यदि आपको नेट क्वालिफाई करना है तो आपको 6 क्वेश्चन सही करने होंगे, और यदि आपको जेआरएफ क्वालिफाई करना है तो आपको 8 क्वेश्चन सही करने होंगे। ध्यान रखना, ये हमारा मैक्सिमम स्कोर है। आप चाहे किसी भी कैटेगरी से हो, यदि जनरल कैटेगरी से हो तो आपको ये स्कोर करना ही पड़ेगा, और यदि आप अदर कैटेगरी से हो तो अपने हिसाब से देख लेना, लेकिन ये बहुत ही बेस्ट स्कोर है। चैप्टर 24 क्वेश्चन नंबर 285। इससे पहले 200 क्वेश्चन सॉल्व करवा चुका हूँ मैं, 284 क्वेश्चन सॉल्व करवा चुका हूँ। तो अब हम बात करते हैं बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट हमारे क्वेश्चंस पर। सबसे पहला क्वेश्चन है, कथन शिक्षण प्रशिक्षण के समान नहीं है। तर्क आर, प्रशिक्षण में कार्यशाला, संगोष्ठी, भूमिका निर्वाह आदि शामिल है। ये आपके पास 2 कथन है, और ये आपके पास टोटल 4 ऑप्शन है। दोनों कथन सही है, आर ए की व्याख्या करता है। दोनों कथन सही हैं, आर ए की व्याख्या नहीं करता है। ए सही है, आर गलत है, और ए गलत है, आर सही है। इस तरीके से आपके पास टोटल 4 ऑप्शन है। आपको करेक्ट आंसर का पता चलाना है यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा। तो देखो, इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी। क्या है? ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अब देखो, एक बार हम ऊपर देख लेते हैं। शिक्षण प्रशिक्षण के समान नहीं है। शिक्षण है जो प्रशिक्षण के समान नहीं है, ये बात बिल्कुल गलत है। सॉरी, यहाँ पर ये दोनों बातें सही हैं, ये दोनों बातें सही हैं। तो यहाँ पर जो इसका करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी।
ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। यहाँ पर जो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए है, क्योंकि शिक्षण और प्रशिक्षण दोनों असमान होते हैं। प्रशिक्षण में कार्यशाला, संगोष्ठी और भूमिका निर्वाह आदि शामिल होते हैं। ये था इसका सॉल्यूशन पढ़ के मैंने इसका थोड़ा वहाँ पर मेरे से गलती हो गई थी, लेकिन यहाँ पर जो इसका सॉल्यूशन है बिल्कुल करेक्ट है कि शिक्षण और प्रशिक्षण दोनों अलग अलग होते हैं। अब क्यों होते हैं? सबसे पहले शिक्षण क्या होता है? शिक्षण सैद्धांतिक होता है, प्रशिक्षण व्यवहारिक होता है। शिक्षण आमतौर पर कक्षा अधिगम को संदर्भित करता है। जो शिक्षण होता है वो कक्षा अधिगम को संदर्भित करता है, और जो प्रशिक्षण होता है वो कार्यशाला, संगोष्ठी, भूमिका निर्वाह और स्वाद इनको संदर्भित करता है। शिक्षण सैद्धांतिक होता है, प्रशिक्षण व्यवहारिक होता है। शिक्षण आमतौर पर कक्षा अधिगम को संदर्भित करता है, और प्रशिक्षण यह कार्यशाला, संगोष्ठी और भूमिका निर्वाह आदि को संदर्भित करता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 286, SITE का विस्तार करें। इसका फुल फॉर्म बताना है आपको। 3 ऑप्शन है, सैटेलाइट इंस्टीट्यूट टेलीविजन एक्सपेरिमेंट, सैटेलाइट इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्निकल एक्सपेरिमेंट, सैटेलाइट इंस्ट्रक्शन टेलीविजन एक्सपेरिमेंट। तीनों में से करेक्ट आंसर क्या होगा? और चौथा है नन ऑफ दिस। तो ये टोटल आपके पास 4 ऑप्शन है। इसका फुल फॉर्म है सैटेलाइट इंस्ट्रक्शनल टेलीविजन एक्सपेरिमेंट इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। दोबारा से बता रहा हूँ, सैटेलाइट इंस्ट्रक्शनल टेलीविजन एक्सपेरिमेंट। देखो साइट के बारे में पढ़ लेते हैं। साइट 1975 में भारत द्वारा शुरू किया गया एक प्रयोगात्मक उपग्रह संचार परियोजना थी। जो साइट थी वो 1975 में भारत द्वारा शुरू की गई एक प्रयोगात्मक उपग्रह संचार परियोजना थी। साइट को नासा और इसरो द्वारा संयुक्त रूप से डिजाइन किया गया था। क्वेश्चन आ जाता है कि साइट को किसने डिजाइन किया था? तो साइट को नासा और इसरो दोनों ने मिलकर संयुक्त रूप से डिजाइन किया था। साइट ने ग्रामीण भारत को सूचनात्मक टेलीविजन कार्यक्रम उपलब्ध करवाया। यह भी ध्यान रखना कि ग्रामीण भारत को सूचनात्मक टेलीविजन कार्यक्रम किसने उपलब्ध करवाया? साइट ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है 287वां क्वेश्चन है, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। प्रभावी संचार करने में भाषा अवरोध नहीं है। ये कम्युनिकेशन का एक क्वेश्चन है। वहाँ पर जो भाषा से संबंधित जो अवरोध हैं उनका डिस्कशन किया गया है यहाँ पर। सबसे पहला होता है दोषपूर्ण भाषा, समयपूर्ण मूल्यांकन, विशेषज्ञ भाषा, संचरण में हानि, फिल्टरिंग, स्पष्ट नहीं होने वाली धारणाएं। और आपको इन सभी से सही कोड का चयन करना है कि यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा। आपके सामने ये 4 ऑप्शन है टोटल, और इन 4 ऑप्शनों में से आपको करेक्ट आंसर का पता चलाना है कि यहाँ पर सही आंसर क्या होने वाला है। देखो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी। देखो जो प्रभावी संचार में भाषा अवरोध नहीं है वो कौन कौन से हैं? समयपूर्ण मूल्यांकन नहीं है, संचरण में हानि नहीं है, और फिल्टरिंग नहीं है। ये तीनों के तीनों हैं जो भाषा से संबंधित अवरोध नहीं है। बाकी दोषपूर्ण भाषा है, विशेषज्ञ भाषा है, और स्पष्ट नहीं होने वाली धारणाएं हैं। ये सभी क्या है? भाषा संबंधित अवरोध है, लैंग्वेज रिलेटेड बैरियर्स है। अब इसका हम सॉल्यूशन पढ़ते हैं। प्रभावी संचार में भाषाई अवरोध एवं सांस्कृतिक बाधाएं। प्रभावी संचार में भाषाई अवरोध एवं सांस्कृतिक बाधाएं। सबसे पहला होता है अर्थ संबंधित अवरोध, उसके बाद होता है उच्च प्रसंग या निम्न प्रसंग, उसके बाद आता है पार सांस्कृतिक विचार जिसको हम संचार भी बोल सकते हैं, उसके बाद आता है भाषा का अल्पज्ञान होना, सांस्कृतिक विभिन्नताएं, और तकनीकी भाषा का ज्ञान न होना। ये टोटल 6 पॉइंट है यहाँ पर जिनको आपको अच्छे तरीके से ध्यान रखना है। ये हैं भाषाई और सांस्कृतिक बाधाएं कि जो प्रभावी संचार होता है उसमें भाषाई और सांस्कृतिक अवरोध कौन कौन से हैं? ये टोटल 6 भाषाई और सांस्कृतिक अवरोध हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें हमें मिलान करना है। ये है क्वेश्चन, ऊपर लिखा हुआ है काइनेमिक्स, हेपेटिक्स, प्रोक्सीमिक्स,
क्रोनेमिक्स। आपको इनका मिलान करना है। दूसरी साइड इनकी विशेषताएं दी हुई हैं कि फासले की मात्रा का अध्ययन जो स्वयं एवं दूसरों के बीच आवश्यक है, स्पर्श द्वारा वस्तुओं की धारणाओं का अध्ययन करना, गैर मौखिक संचार के लिए शरीर की प्रतिक्रिया और इशारों के उपयोग का अध्ययन करना, और गैर मौखिक संचार में समय के उपयोग का अध्ययन करना। ये आपके पास मिलान था। तो इसका करेक्ट आंसर बताना है आपको कि इसका सही आंसर क्या होगा। तो यहाँ पर जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी। देखो, काइनेमिक्स का मतलब क्या होता है? काइनेमिक्स का मतलब होता है गैर मौखिक संचार के लिए शरीर की प्रतिक्रिया और इशारों का उपयोग करना। उसके बाद होता है हैपेटिक्स। हैपेटिक्स में क्या होता है कि स्पर्श के द्वारा वस्तुओं की धारणाओं का अध्ययन करना। उसके बाद होता है प्रॉक्सिमिक्स। प्रॉक्सिमिक्स का मतलब होता है फासले की मात्रा का अध्ययन जो स्वयं एवं दूसरों के बीच आवश्यक है। और इसके अलावा जो चौथा है क्रोनेमिक्स। क्रोनेमिक्स है गैर मौखिक संचार में समय के उपयोग का अध्ययन। किसमें? गैर मौखिक संचार में समय के उपयोग का अध्ययन। और यदि आपको इसका फुल विश्लेषण के साथ अध्ययन करना है, ये क्या है? गैर मौखिक संचार के कुछ पार्ट्स हैं। हम गैर मौखिक संचार पढ़ेंगे कम्युनिकेशन में। देखो, जो कम्युनिकेशन दो प्रकार का होता है, एक मौखिक संचार होता है, गैर मौखिक संचार होता है, लिखित संचार होता है। तो जो मौखिक संचार होता है तो उसमें हम बोल के अपना कम्युनिकेशन कर लेते हैं। लेकिन जो गैर मौखिक संचार होता है, जो स्पेशली उन कैंडिडेट्स के लिए होते हैं जो बोल नहीं पाते हैं और सुन नहीं पाते हैं, तो उनको कम्युनिकेशन कंप्लीट करने के लिए या उनसे कम्युनिकेशन करने के लिए कौन कौन से मेथड्स को यूज किया जाता है, तो उनको यदि आपको फुल विश्लेषण के साथ पढ़ना है तो आपको मेरी प्लेलिस्ट में जाना होगा और वहाँ पर कम्युनिकेशन का टॉपिक है जिसमें मैं इनको अच्छी तरीके से समझा रखा हूँ। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 289। अभिकथन ए है कि कक्षा में अच्छी तरह से संचार करना एक प्राकृतिक क्षमता है। दूसरा है कक्षा में प्रभावी शिक्षण संचार प्रक्रिया के ज्ञान की मांग करता है। आपके पास ये दो ऑप्शन हैं जिनके बेस पर आपको करेक्ट आंसर का पता चलाना है। ये इसके आपके पास चार ऑप्शन है, यहाँ से आपको पता चलाना है कौन सा सही है और कौन सा गलत है। तो मैं इसका जो आंसर है वो बताता हूँ कि कक्षा में अच्छी तरह से संचार करना एक प्राकृतिक क्षमता है। ये बात बिल्कुल गलत है कि कक्षा में एक अच्छी तरीके से संचार करने एक प्राकृतिक क्षमता है। ये बात बिल्कुल गलत है। कक्षा में प्रभावी शिक्षण संचार प्रक्रिया के ज्ञान की मांग करता है। ये बात बिल्कुल सही है कि कक्षा में जो प्रभावी शिक्षण संचार है वो ज्ञान की मांग करता है। और इसके ये टोटल चार ऑप्शन है। हम इसका कुछ डिस्क्रिप्शन पढ़ लेते हैं। संचार एक ज्ञान प्राप्त करने की क्षमता है। सबसे इम्पोर्टेंट लाइन है कि जो संचार है वो एक ज्ञान प्राप्त करने की क्षमता है। यह एक प्राकृतिक नहीं है। कि जो संचार है वो एक ज्ञान प्राप्त करने की क्षमता है जो कि प्राकृतिक नहीं है। क्या है? प्राकृतिक नहीं है। संचार है जो एक ज्ञान प्राप्त करने की क्षमता है, प्राकृतिक नहीं है, क्योंकि इसमें अभ्यास और शिक्षण द्वारा सीखा और विकसित किया जा सकता है। जो ज्ञान संचार है वो अभ्यास और शिक्षण दोनों के द्वारा सीखा भी जा सकता है और विकसित भी किया जा सकता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 290वां क्वेश्चन कि लोग एक दूसरे को और स्वयं को केवल संचार के माध्यम से जानते हैं। किसने कहा था? ये कथन किसने कहा था? तो ये कथन कहे थे जॉन हर्बर्ट मीड ने। जॉन हर्बर्ट मीड महोदय ने कहा था कि लोग एक दूसरे को और स्वयं को केवल संचार के माध्यम से जानते हैं। इन्होंने एक बात वो बोली थी, मैं और मुझे, जॉर्ज हर्बर्ट मीड के सामाजिक दर्शन के केंद्रीय शब्द है। कि जो जॉर्ज हर्बर्ट मीड थे उन्होंने अपने सामाजिक दर्शन में मैं और मुझे इन दो शब्दों को केंद्रीय शब्द माना था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 291वां क्वेश्चन है। बहुत आसान सा क्वेश्चन है
291वां क्वेश्चन है, मिलान करना है आपको। ये आमने सामने दो फेज सेट दिए हुए हैं, सेट फर्स्ट और सेट सेकंड। देखो सेट फर्स्ट में परार्थ अनुमान, पूर्ववत, शेषवत और सामान्य तो दृष्ट, ये 4 शब्द यूज किए गए हैं। इनको मिलाना है। हम अनुमान लगाते हैं कि आकाश में काले बादलों से वर्षा होगी। हम अन्य लोगों को यह समझाने का प्रयास करते हैं कि जब से हमने धुआं देखा है तब से पहाड़ी में आग लगी हुई है। हम एक पशु के सींगों के से उसके खुरों का अनुमान लगाते हैं क्योंकि दोनों जुड़े हुए हैं। हम अनुमान लगाते हैं कि सड़कों पर कीचड़ से वर्षा हुई है। तो आपको यहाँ पर मिलाना है। 291वां क्वेश्चन है। इसमें जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी। कौन सा? ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो देखो हमें मिलाना है। जो परार्थ अनुमान है वो संबंधित है कि हम अन्य लोगों को यह समझाने का प्रयास करते हैं कि जब से हमने धुआं देखा है तब से पहाड़ी में आग लगी हुई है। पूर्ववर्त का अर्थ होता है कि यह हम अनुमान लगाते हैं कि आकाश में काले बादलों से वर्षा होगी। उसके बाद है शेषवत। हम अनुमान लगाते हैं कि सड़कों पर कीचड़ से वर्षा हुई है। और सामान्य तो दृष्ट, हम एक पशु के सींगों से उसके खुरों का अनुमान लगाते हैं क्योंकि दोनों जुड़े हुए हैं। तो ये इस तरीके से आपस में मिले हुए हैं। आप इनकी पीडीएफ भी ले सकते हो। यदि आपको ये क्वेश्चन ऐसा लग रहा है कि एग्जाम के लेवल के हैं तो आप इनकी पीडीएफ ले सकते हो। वैसे ये एग्जाम के पर्पज से बहुत महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्मृति और अनुभव किस परिमाण के भाग हैं? प्रत्यक्ष, उपमान, अनुपलब्धि और शब्द। इसका आंसर बताओ। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए, प्रत्यक्ष। क्या है? ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर, प्रत्यक्ष। अब मैं इसका डिस्क्रिप्शन पढ़ा देता हूं आपको। देखो प्रत्यक्ष का अर्थ है अनुभूति पर आधारित ज्ञान। क्या है? प्रत्यक्ष का अर्थ होता है अनुभूति पर आधारित ज्ञान। अब हम आगे पढ़ते हैं। अनुभव तब होता है जब अनुभूति सीधे इंद्रियों जैसे नाक, त्वचा, आँख, कान या जीभ जैसे माध्यम से होती है। और स्मृति क्या होता है? याद या स्मरण पर आधारित अनुभूति है। जो स्मृति है वो याद या स्मरण पर आधारित अनुभूति है। और जो अनुभव है वो हमारी जो इंद्रियां हैं, 5 इंद्रियां हैं, नाक, त्वचा, आँख, कान, जीभ आदि के माध्यम से डायरेक्ट अनुभूति की जाती है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 293वां क्वेश्चन है। वही बहुत आसान सा क्वेश्चन है कि एक होप स्पॉट है। ऑप्शन ए है कमजोर वनस्पतियों और जीवों की स्थानिक प्रजातियों वाला क्षेत्र। बी है सभी प्रजातियों को शरण देने वाला क्षेत्र। सी है महासागरों के स्वास्थ्य की रक्षा के लिए महत्वपूर्ण स्थानों की पहचानना। और ऑप्शन डी है ऑल ऑफ दिस। यहाँ पर आपको बिल्कुल करेक्ट आंसर का पता चलाना है क्या आएगा। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज द राइट क्वेश्चन ऑफ दिस आंसर। होप स्पॉट के बारे में बता देता हूँ। देखो होप स्पॉट क्या होता है? समुद्र के नीचे का एक क्षेत्र है। जो होप स्पॉट होता है उसमें समुद्र के नीचे का क्षेत्र शामिल किया जाता है। यह समुद्री जैव विविधता की सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। जो होप स्पॉट है वो समुद्री जैव विविधता की सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। होप स्पॉट शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग सी लिविया अर्ल ने किया था। किसने किया था? लिविया अर्ल ने होप स्पॉट शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। वर्तमान समय में टोटल 50 होप स्पॉट हैं। विश्व में टोटल 50 होप स्पॉट हैं। भारत में टोटल 2 होप स्पॉट हैं, जिसमें पहला एक अंडमान निकोबार है और दूसरा लक्षद्वीप है। ये आपको सारा ध्यान रखना है, एग्जाम के पर्पज से बहुत महत्वपूर्ण है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है
294वां क्वेश्चन है, वायु प्रदूषक कणों का आकार दिया गया है, उन्हें कणों के बढ़ते हुए आकार में व्यवस्थित करो। ऑप्शन ए है धूल, मतलब वायु प्रदूषक कणों का आकार दिया हुआ है, उन्हें कणों के बढ़ते हुए आकार में व्यवस्थित करना है। आपके पास ये टोटल 4 ऑप्शन है, धूल, धुआं, कालिक, फ्लाई ऐश। दूसरे में है धुआं, कालिक, फ्लाई ऐश और धूल। तीसरे में है फ्लाई ऐश, धुआं, कालिक और धूल। और चौथे में है कालिक, धुआं, धूल और फ्लाई ऐश। तो देखो जो 294वां क्वेश्चन है उसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कि यहाँ पर सबसे छोटे आकार का है धूल, धूल से बड़े आकार का है कालिक, कालिक से बड़े आकार की है धुआं और धुआं से बड़ा आकार का है फ्लाई ऐश। देखो ध्यान रखना, यहाँ पर ये शब्द है, ये इस तरीके से है, इसको हम बोलते हैं ग्रेटर देन, लेस देन। तो इसका मतलब क्या होता है, इसका जो मैं याद करने का तरीका बताता हूँ, जिसका ये वाला पार्ट है वो क्या हुआ है, बिछा हुआ है, और ये वाला पार्ट खुला हुआ है। तो मतलब कम से ज़्यादा की ओर जा रहा है, इस तरीके से क्या है, कम से ज़्यादा की ओर जा रहा है। यहाँ पर ये इस साइड कम से ज़्यादा की ओर जा रहा है, यहाँ पर ये इस साइड कम से ज़्यादा की ओर जा रहा है, यहाँ पर ये इस साइड कम से ज़्यादा की ओर जा रहा है। तो आपको इस तरीके से याद करना है। आप इसको ऐसे बोल सकते हो, फ्लाई ऐश सबसे मोटे कणों का होता है, उससे बारीक कण धुआं के होते हैं, उससे बारीक कण कालिक के होते हैं, और सबसे बारीक कण धूल के होते हैं। देखो अधिकांश धूल कण 5 माइक्रोन या उससे कम आकार के होते हैं। और ये है इन सभी 10 क्वेश्चन की PDF, वो आंसर की, जो आप अच्छी तरीके से देख सकते हो। और ये मेरा व्हाट्सअप ग्रुप है, एक बहुत ही बेस्ट व्हाट्सअप ग्रुप है नेट JRF और सेट के एग्ज़ाम के लिए। ये उसके कॉन्टैक्ट नंबर हैं। इस ग्रुप का स्पेशल टारगेट है कि आपका 70% प्लस का तो 100% स्कोर हो ही। और उस व्हाट्सएप ग्रुप में मैं, यदि आपको इनकी PDF लेनी है फुल डिस्क्रिप्शन के साथ, तो भी आप मेरे इन व्हाट्सएप ग्रुप में या व्हाट्सएप नंबर पर कॉल कर सकते हो, चैट कर सकते हो। थैंक्स देखने के लिए, बाय। और हाँ, चैनल के ऊपर नए हो तो इसको सब्सक्राइब जरूर करो, इसको लाइक करो, वीडियो को शेयर करो और बहुत सारे कमेंट्स करो।